Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some numericals based on national income, value added method और production method. तो आज हम नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने बेसिक लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे वैल्यू एडेड मेथड। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं फॉर वैल्यू एडेड मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए और फर्म बी दो फर्म्स का आपको वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। सेल्स बाय फर्म ए गिवन है 200, ये सारी वैल्यूज करोड्स में है 200। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए 120, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60, सेल्स बाय फर्म बी 150, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 75, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 50, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 90, डेप्रिसिएशन 40। आपको फर्म ए और फर्म बी का दोनों का वैल्यू एडेड निकालनी है। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? वैल्यू एडेड जिसको जीवीएमपी भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो हम परचेजेस ले लेंगे। परचेजेस गिवन है, परचेजेस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जो रॉ मटेरियल परचेज किए जाते हैं इन प्रोडक्शन, तो परचेजेस को हम ले लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो जीवीएमपी पहले फॉर्म ए का निकालते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर्म ए की सेल्स गिवन है, सेल्स बाय फॉर्म में 200, चेंज इन स्टॉक फॉर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है फॉर्म ए का 90 और ओपनिंग स्टॉक फॉर्म ए का 75। तो 75 90 माइनस 75 15 हो गया चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेजेस, सो परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम बी बाय फर्म ए लिखा है, तो ये परचेजेस बाय फर्म ए हुआ। फर्म ए की परचेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे परचेजेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस 120, तो आंसर आ जाएगा 95 करोड़। 95 करोड़ हो गया वैल्यू एडेड फर्म ए का। इसमें बस गिवन थी वैल्यू सेल, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म बी का वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? जीवीएमपी। फर्म बी की सेल्स देखो, फर्म बी सेल्स है 150, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक है फर्म बी का 50, ओपनिंग स्टॉक है 30, तो 50 माइनस 30 चेंज इन स्टॉक 20 हो गया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म बी की, तो ये है परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये फर्म बी की परचेजेस है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया फर्म बी का। तो माइनस 60, 150 प्लस 20 माइनस 60, तो आंसर हो जाएगा 110 करोड़। तो ये हो गया वैल्यू एडेड फर्म ए का 95 करोड़ और फर्म बी का 110 करोड़। ठीक है, वैल्यू एडेड जीवीएमपी में निकाल दिया। जब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं था, हमें वैल्यू एडेड जीवीएमपी निकालना था ग्रॉस वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन का कुछ यहाँ पर यूज नहीं था। और परचेजेस में परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, ये फर्म ए के लिए तो परचेजेस है, लेकिन फर्म बी के लिए तो ये सेल है। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, क्योंकि फर्म ए अगर फर्म बी से कुछ खरीद रहा है तो फर्म ए के लिए तो वो परचेज है, वो कुछ परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, लेकिन फर्म बी के लिए ये सेल हुआ। और परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, जो फर्म बी फर्म ए से परचेज कर रहा है, तो फर्म बी के लिए तो वो परचेजेस है, लेकिन फर्म ए के लिए तो वो सेल है। तो क्या हम सेल में इनको ऐड करेंगे, सेल्स बाय फर्म में और सेल्स बाय फर्म बी जो हमने लिया, तो हमने ये क्यों नहीं ऐड किया? फर्म ए की सेल में हमने ये भी ऐड करना चाहिए था, फर्म बी की सेल में ये भी ऐड करना चाहिए था, तो ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ऑलरेडी सेल्स गिवन है, सेल्स जहाँ पर लिखा है मतलब वो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है, चाहे उसमें एक्सपोर्ट्स भी आ जाएंगे, उसमें डोमेस्टिक सेल्स भी आ जाएगी, ये जो परचेजेस किया है फर्म बी ने, जो ऐसे परचेज किया, वो सारी जो भी सेल है टोटल सेल हमें ऑलरेडी गिवन है, इसलिए दोबारा से ये वाली सेल हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही फर्म बी में भी जब हमें टोटल सेल्स गिवन है, तो फिर जो फर्म बी ने
ए को सेल किया, उसको हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टोटल सेल ऑलरेडी गिवन है। अगर हमें टोटल सेल्स अलग से ना दी होती तो हम इनको सेल में काउंट करते। ये टोटल सेल ऑलरेडी गिवन है, इसको ऐड नहीं किया है, ये भी सेल्स। ये वाला परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म बी के लिए सेल किया, और परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी ये एक हो गई सेल। ऑलरेडी टोटल सेल्स गिवन था, इसलिए हमने इसको दोबारा ऐड करते थे, डबल काउंटिंग हो जाती। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट एनबीएफसी। यहाँ पे एनबीएफसी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एनबीएफसी कहें या एनडीपीएफसी कहें एक ही बात है, क्योंकि वैल्यू एडिड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनबीएफसी कहो एनडीपीएफसी कहो, उसका मतलब वही है। हमें यहाँ पे एनबीएफसी निकालना है, तो पहले तो वैल्यू एडिड निकाल लेते हैं। जीवीएमपी वैल्यू एडिड मेथड है। सबसे पहले वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स गिवन है आपको 400, चेंज इन स्टॉक गिवन है 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या लेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ देखो लिखा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स 180, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? जो रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होते हैं इनपुट प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसका जो कॉस्ट है वो होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने देखा था तो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास की थी वैल्यू एडिड मेथड। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 400 प्लस 20 माइनस 180, तो 240 करोड़ आपका जीवीए एमपी आ गया, जीवीए एमपी। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए एनबीएफसी। एनबीएफसी कहो या एनडीपीएफसी कहो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जीवीएमपी में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगा, नेट एन आ जाएगा। और आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए। मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस अगर हम कर देंगे जीवीएमपी में से, तो हमारे पास एनवीएफसी आ जाएगा। सो इज इक्वल टू जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यहाँ पर लिखा एनआईटी का, एनआईटी यहाँ डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हमने ऐसे लिखा है। एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो जीवीएमपी आपको 240 अभी ये निकाला 240। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ना डेप्रिसिएशन ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहीं पे गिवन नहीं है, तो उसको हम जीरो मान लिया क्योंकि जो वैल्यू गिवन नहीं है फिर जीरो मान लेंगे। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 24, इनडायरेक्ट टैक्स 24 गिवन है, और सब्सिडीज भी कुछ गिवन नहीं है, तो उसको जीरो ले लिया। अब सीधा -24 भी कर सकते थे, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये समझ आएगा। तो 240 माइनस 24 हो जाएगा, 240 माइनस 0 माइनस 24, ये तो जीरो हो गया, तो 216 करोड़। 216 करोड़ हो गया आपका एनवीएफसी या फिर एनडीपीएफसी। अगर बोलते हैं ना क्वेश्चन में कि एनडीपीएफसी कैलकुलेट करो, तो वो भी यही होगा, इट इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन में जीएसटी को नहीं यूज करा। जीएसटी क्यों नहीं यूज किया? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जब ऑलरेडी हमें इनडायरेक्ट टैक्स टोटल गिवन है, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, इसलिए दोबारा से जीएसटी ऐड नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स आपको टोटल गिवन है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं होता, अभी और क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे, तो हम जीएसटी लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह फिर हम जीएसटी लेते हैं अगर इनडायरेक्ट टैक्स ना दिया होता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो दोबारा जीएसटी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट क्यों नहीं लिया? जब हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं आता, क्योंकि फिक्स्ड एसेट तो लंबे टाइम तक चलेगा, जैसे कोई मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो होता है जो लंबा समय तक सालों साल चलता है बिजनेसेस में। लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तो हमें रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी कॉस्ट चाहिए, जो प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का परचेज होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए, फिक्स्ड एसेट का परचेज नहीं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा हमारे परचेजेस में जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है, रॉ मटेरियल जो यूज़ हो, किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है,
इस तरह से तो बहुत लंबे समय तक चलता है, तो इसलिए इसको परचेज हमने इसमें नहीं लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पूछा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है थोड़े से हाई लेवल एडवांस लेवल है। अगर आपने अभी तक बेसिक या पिछली दो क्लासेस नहीं देखी तो पहले एक बार वो देख लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होंगे। इसमें बेसिक फॉर्मूले थ्योरी पार्ट को इन डिटेल डिस्कस करें। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है इधर। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ करोड्स में वैल्यू 200, एनवीएफसी 300, सीएफसी डेप्रिसिएशन 60, चेंज इन स्टॉक -20, सब्सिडी 15, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 35। यहाँ देखो अब इनडायरेक्ट टैक्स अलग से नहीं दिया हुआ, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ही इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेते हैं पहले। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ पे सब्सिडी गिवन है 15, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी को ही ले लेंगे, क्योंकि अलग से तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो आप समझते हो। डायरेक्ट टैक्स वो है कि जिस पर चार्ज हुआ, जिस पर टैक्स लगा, उसे खुद ही पे करना पड़ेगा। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे इनकम टैक्स, इंसान को अपनी इनकम पे ही देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स अपनी प्रॉपर्टी पे जिसकी है उसे ही पे करना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे सेल्स टैक्स, जीएसटी, इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके। जैसे आप मार्केट में कोई शॉपिंग करते हो, जैसे कोई मेडिसिन खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हो, तो उसके बिल में जीएसटी लिखा होता है। जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। तो जो सेलर है वो जीएसटी आपसे चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके, जिसका बर्डन जिस टैक्स का शिफ्ट किया जा सके, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने कुछ भी खरीदा, किस मार्केट से, शॉपकीपर से कुछ खरीदा, सेलर से, तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो उसने अपने टैक्स का बर्डन आप पर शिफ्ट कर दिया, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है उसे ही पे करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स आपको अपनी इनकम पर पे करना है, तो उससे आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिप्लेस कर दिया था इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमने इसकी जगह यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लिया, जीएसटी। तो जीएसटी माइनस सब्सिडी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा 20। अब एनवीएफसी, एनवीएफसी निकालते हैं। एनवीएफसी देखो क्वेश्चन में गिवन है, एनवीएफसी गिवन है। एनवीएफसी कैसे निकालते हैं हम? इट इज इक्वल टू जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। जीवीएमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें तो एनवीएफसी आ जाएगा। एनवीएफसी यहाँ गिवन है 300। इट इज इक्वल टू जीवीएमपी माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सीएफसी 60 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी नहीं निकाला, 20। तो जीवीएमपी हो गया 300 प्लस 60 प्लस 20, सब दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 380 करोड़। 380 करोड़ आ गया जीवीएमपी। हमने जीवीएमपी क्यों निकाला अभी देखते हैं। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए थी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये होता है ना फॉर्मूला, जीवीएमपी वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, जीवीएमपी हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे, जीवीएमपी 380, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 380 प्लस 200 इज इक्वल टू 580 हो जाएगा जीवीएमपी। इसलिए हमने पहले जीवीएमपी निकाल लिया एनवीएफसी से, और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिक फॉर्मूले से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेल्स निकालने के लिए बोला, वैल्यू सेल्स की वैल्यू कितनी होगी। आपके पास वैल्यूज गिवन है इन करोड्स। सब्सिडीज 300, ओपनिंग स्टॉक 150, क्लोजिंग स्टॉक 550, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 4000, डेप्रिसिएशन 800, इंटरेस्ट 600, एनवीएफसी 5000। तो यहाँ पे भी एनवीएफसी दिए, तो एनवीएफसी से पहले हम जीवीएमपी निकाल लेंगे, और जीवीएमपी होता है सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वहाँ से हमारी सेल्स निकल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम NBFC निकाल लेते हैं, GVMP निकाल लेते हैं NBFC से। NBFC इज इक्वल टू GVMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, ऐसे निकालते हैं NBFC। GVMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT की जगह IT माइनस सब्सिडीज भी लिख सकते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो GVMP NBFC आपको गिवन है 5000, 5000 इज इक्वल टू GVMP जो हमें निकालना है माइनस डेप्रिसिएशन 800 माइनस IT माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो सब्सिडीज जीरो माइनस सब्सिडीज हमने किया, जीरो मान लिया IT को। तो NBFC ओके गिवन है आपको 5000 इक्वल टू GVMP माइनस 800 प्लस 300, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। GVMP आपके पास निकल आएगा 5000 प्लस 800 प्लस हो जाएगा ये वहाँ जाके माइनस 300, 5500 करोड़, 5500 करोड़ हो जाएगा GVAMP, GVAMP। और GVAMP 5000 यहाँ पे 800 प्लस हो गया राइट हैंड साइड पे और 300 माइनस, 500 करोड़ GVMP आ गया। अब GVMP में से आप सेल्स निकाल सकते हो, कैसे? GVMP होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो GVMP 5500, सेल्स हमें निकालना है, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 550, ओपनिंग स्टॉक 150, तो हमने लिखा 550 माइनस 150 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 4000। So 5500 is equal to sales plus 400 minus 4000, तो सेल्स हो जाएगा 5500, 400 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 400 और 4000 प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9100 करोड़। सेल्स की वैल्यू 9100 करोड़। तो पहले हमने GVMP निकाल लिया, GVMP को यूज करके सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इस फॉर्मूला से हमने सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हो पाए, थोड़े से लेवल एडवांस लेवल एग्जाम में आने की चांसेस होती है, तो आपको ये क्लियर हुआ है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक से, तो देखिए कि आप न्यूमेरिकल्स बना पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है इसमें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।